जय हिंद। कक्षा 6 से 12 तक के साइंस में पिछले वीडियो में कक्षा 6 के 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए इसका अध्ययन करेंगे और साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक पर बात करेंगे तो चलिए देखते हैं। पादप एवं इसके प्रकार, पादप की संरचना, जड़ एवं जड़ के प्रकार तथा जड़ के कार्य, तना एवं तन्ने के कार्य, पत्ती एवं पत्ती के प्रकार तथा पत्ती के कार्य, पुष्प तथा पुष्प के कार्य। हम सब का सहारा मित्र वृक्ष हमारा। आज हम लोग पौधों के बारे में जानेंगे। पादप यानी जिसे हम प्लांट कहते हैं, जीव जगत का एक विशाल समूह है जिसे वनस्पति जगत भी कहा जाता है। यह अधिकांश स्वपोषी जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप जगत में एक कोशिकीय शैवाल से लेकर विशाल वृक्षों तक विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं। पादप के प्रकार, पादप को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। लेकिन उच्च कक्षा में हम लोग पादप को 5 भागों में बांटेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो चलिए हम लोग शाक को देखते हैं। इनका आकार छोटा होता है और इनके तने मुलायम होते हैं। शाक की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई से कम होती है। उदाहरण के लिए गेहूं, धान, बंदा गोभी, घास, पुदीना आदि। झाड़ी, ये मध्यम आकार के होते हैं। झाड़ी की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई के बराबर होती है। झाड़ी के तने में शाखाएं जमीन से थोड़े ऊपर से ही निकलती है। उदाहरण के लिए नींबू, धनिया, मेथी, गुलाब, अड़हुल आदि। वृक्ष, वृक्ष का आकार बड़ा होता है। वृक्ष में एक मुख्य तना होता है जिससे शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। उदाहरण के लिए आम, बबूल, नीम, नारियल आदि। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ए नंबर में दिखाया गया है शाक को, बी नंबर में झाड़ी को और सी नंबर में वृक्ष को। पादप के कुछ अन्य प्रकार, विसर्पी लता और आरोही लता। तो चलिए अब हम लोग विसर्पी लता को देखते हैं। विसर्पी लता, कुछ पौधों का तना इतना कमज़ोर होता है कि ये अपने आप खड़े नहीं होते हैं। जब इस तरह के पौधे ज़मीन पर ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण के लिए लौकी, कद्दू, तरबूज, शकरकंदी आदि। आरोही लता, जब कमज़ोर तनने वाला पौधा किसी सहारे पर चढ़ जाता है तो इसे आरोही लता कहते हैं। उदाहरण के लिए अंगूर, खीरा, मनी प्लांट आदि। अब हम लोग समझते हैं पादप की संरचना, जड़, तना। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए नंबर में मूसला जड़,
और बी नंबर में रेशेदार जड़। जड़ जड़ हल्के पीले या मटमैले रंग की होती है। जड़ का काम पौधों को मिट्टी में जमाए रखना है। जड़ का दूसरा काम मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना है। जड़ के प्रकार। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़, इस प्रकार की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। उदाहरण के लिए मटर, मूली, गाजर, आम, गेंदा, सरसों आदि। रेशेदार जड़, इस प्रकार की जड़ में तने के आधार से कई पतली पतली जड़ें निकलती है। इस प्रकार के जड़ें जमीन में चारों तरफ फैल जाती हैं लेकिन गहराई में नहीं जाती है। उदाहरण के लिए धान, गेहूँ, मक्का, घास, ज्वार आदि। तना, तन्ने द्वारा पादप का मुख्य ढांचा बनता है। तन्ने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। तन्ने के जिस बिंदु से कई शाखाएं या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। तन्ने के कार्य। पादप को ढांचा प्रदान करना होता है। तन्ने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जड़ से आगे जल और खनिज लवण का संवहन तन्ने द्वारा होता है। पत्ती, यह एक पतली, चपटी और हरे रंग की संरचना होती है। क्लोरोफिल नमक पदार्थ की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और इसमें अधिकांशतः मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती एक डंठल के द्वारा तन्ने से जुड़ी होती है। इस डंठल को पर्णवृंत कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं शिरा विन्यास। पत्तियों में शिराओं की सजावट को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, जालिका रूपी और समानांतर। जब शिराएं एक जाल जैसी संरचना बनाती है तो ऐसे शिरा विन्यास को जालिका रूपी कहते हैं। जब शिराएं एक दूसरे के समानांतर रहती हैं तो इसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पीपल का पत्ता है। अगर यह सूखता है तो इसमें जाली जाली दिखाई देगा, यानी इसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। और जैसा कि इधर दिख रहा है, यह मकई का पौधा है और इसके पत्ते हैं, इसमें समानांतर शिरा विन्यास होता है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। जिन पौधों में रेशेदार जड़ होती है उन पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। अब हम लोग समझते हैं स्टोमेटा या रंध्र। पत्ती की निचली सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। रंध्रों से होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों से होकर पत्तियों के अंदर जाता है। इसी तरह श्वसन के लिए ऑक्सीजन अंदर जाता है। रंध्रों से होकर जलवाष्प भी निकलता है। पौधों में जलवाष्प निकलने की इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्ती के कार्य। पत्ती का मुख्य कार्य भोजन बनाना है। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर पौधे भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती का काम वाष्पोत्सर्जन करना भी है। अब हम लोग समझते हैं पुष्प के बारे में। पुष्प या फूल किसी भी पौधे का सबसे सुंदर और रंगीन अंग होता है। यह पौधे का प्रजनन तंत्र होता है। पुष्प के मुख्य भाग हैं बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब हम लोग देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, मध्य को वर्तिका और नीचे होता है अंडाशय। पुंकेसर
यह पुष्प के नर भाग होते हैं, इसमें होते हैं परागकोश और पुतंतु होता है। और पुष्प के जो सबसे सुंदर भाग होते हैं उसे पंखुड़ी कहते हैं। और पुष्प के नीचे होता है बाहरी दल पुंज जो हरा रंग का होता है। एक होता है जो पुष्प को सपोर्ट देता है, उसको हम पुष्पासन कहते हैं। और पुष्प वृंत होता है जो पुष्प से जुड़ा होता है, जो डंटी, उसे पुष्प वृंत कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पुंकेसर को। पुंकेसर एक पतली डंडी जैसी संरचना होती है जिसके ऊपर कैप्सूल जैसी संरचना लगी होती है। पतली डंडी को तंतु कहते हैं, कैप्सूल को परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर पराग बनता है। स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प का मादा अंग होता है। यह एक फ्लास्क जैसी संरचना है जो पुष्प के बीच में रहती है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे निचला हिस्सा फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अंडक बनते हैं। बीच का डंडीनुमा हिस्सा वर्तिका कहलाता है। सबसे चोटी के हिस्से को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। यह चिपचिपा होता है ताकि परागकण इस पर सट पाए। और नीचे होता है एक नली जैसा संरचना आप देख रहे हैं, इसे वर्तिका कहते हैं। और जो फूला हुआ संरचना देख रहे हैं इसे हम अंडाशय कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं परागन को। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन के बाद ही प्रजनन के अगले चरण संपन्न होते हैं, यानी इसके बाद बीज बनते हैं और उससे फल बनते हैं। परागन मतलब होता है कि पुष्प के जो नर भाग होते हैं वह मादा तक पहुंचता है, तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से वह पहुंचता है उसे परागन कहते हैं। परागन हमेशा कीड़ा, वायु या अन्य माध्यमों द्वारा हो सकता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, पौधों द्वारा पानी सोखने की प्रक्रिया, पौधों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया, पौधों द्वारा फल बनाने की प्रक्रिया। तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग भोजन का उत्पादन करता है? तो करता है पत्ती, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। फूल के कौन सा भाग में अंडाशय होता है? स्त्री केसर, इसका उत्तर डी हो जाएगा। पौधे में तना क्या कार्य करता है? पौधे को सहारा देता है। जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना, भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। पत्तियों में सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। 1 नंबर जालिका रूपी सिरा विन्यास, 2 नंबर में समानांतर सिरा विन्यास। मूसला जड़ किस प्रकार की पत्तियों में पाई जाती है? तो मूसला जड़ जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली पत्तियों में पाई जाती है। और समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों में रेशेदार जड़ पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। फूल के विभिन्न भागों के नाम बताएं। बाह्य दल, पंखुड़ी,
पुंकेसर, स्त्रीकेसर। इसका उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि जड़, तना, पत्ती, फल, बीज ये सब वृक्ष के विभिन्न भाग के नाम हैं, लेकिन फूल के विभिन्न भाग के नाम हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, यानी इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है। पत्तियों से पानी का वाष्प बनकर उड़ना, जड़ों से पानी का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, यानी पत्तियों से पानी का वाष्प बनकर उड़ना। पौधों के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण। फूल का कौन सा भाग पराग उत्पन्न करता है? तो ये करता है पुंकेसर। एक बीज में क्या पाया जाता है? भ्रूण, बीजपत्र, बीजचोल, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी सब कुछ पाया जाता है। पौधे के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है? बारिश, नदियाँ, तालाब, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर सभी हो जाएगा। पौधों में तना किसको पत्तियों तक पहुंचाता है? पानी और पोषक तत्व, यानी इसका उत्तर ये हो जाएगा। पौधों की पत्तियों में छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको रंध्र कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण सूचना है, आने वाले वीडियो में हम लोग PDF से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसे बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। आने वाले वीडियो में सिर्फ टॉपिक लिखा रहेगा और उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, और आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई होता या होती तो लिखता या लिखती। अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं। आप लोग बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।